हेलो दोस्तों, इस वीडियो में मैं आज आपको प्रीवियस ईयर 2024 में जो डीएलएड का एग्ज़ाम हुआ था, उन प्रश्नों का आज मैं आपको सॉल्यूशन कराने वाला हूं। एकदम रियल प्रश्न भैया, कोई फेक वीडियो नहीं है, कोई भी फेक प्रश्न नहीं है। तो आप लोग वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। आप यहां देख सकते हो कि 1/4/2024 को जो एग्ज़ाम हुआ था, जो सेकेंड शिफ्ट में जो हुआ था, उसका पेपर यहाँ पर मैं करवाने वाला हूँ। तो चलिए मैं वीडियो को स्टार्ट करता हूँ। तो पहला प्रश्न यहाँ पर देखिए लग गया है, उज्ज्वल में प्रयुक्त संधि का नाम है। तो उज्ज्वल में कौन सा संधि है? दोस्तों उज्ज्वल में जो है वह व्यंजन संधि है। कौन सा संधि है? व्यंजन संधि है। तो इसका ऑप्शन नंबर 2 क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। अच्छा, व्यंजन संधि का पहचान का नियम क्या होता है सर, आप बता दीजिए। तो मैं आपको बता देता हूँ कि व्यंजन संधि का पहचान का नियम 3-5 करना। ये अगर आपने ट्रिक याद रख लिया, यानी कि तीसरा जो लेटर है क ख ग का लेटर, जो क जो लेटर है पहला, वो तीसरा में बदल जाएगा। किस में बदल जाएगा? पहला लेटर तीसरा में बदल जाएगा। तो आप देख लीजिए उ ज देखिए कब आता है? च छ ज तीसरा में बदल है। तो तीसरा में जब भी बदल जाएगा तो व्यंजन संधि होगा। तो ऑप्शन नंबर 2 क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। अच्छा, उसी प्रकार कहेगा कि दिगंत में कौन सा संधि है? दिगंत में कौन सा संधि है? तो आप देखिए कि जो पहला जो होगा, यानी कि बीच में आपको देखना है, बीच में देखना है कि तीसरा क ख ग, बीच में देखिए तीसरा में आ रहा है ना 3, तो कौन सा संधि हो जाएगा? तो यह व्यंजन संधि हो जाएगा। फिर आप देखिए दिगंबर में कहेगा कौन सा संधि है? तो आपका क्या हो जाएगा? दिगंबर में भी ग आ रहा है, तो इसमें भी कौन सा संधि हो जाएगा? व्यंजन संधि हो जाएगा। यानी कि बीच में आपको देखना है, जो भी तीसरा वर्ण आएगा तो उसमें कौन सा संधि हो जाएगा? व्यंजन संधि हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट। अगला प्रश्न आपके सामने में है, एक दंत का समास विग्रह है। दोस्तों एक दंत हम लोग किसको कहते हैं? भगवान गणेश को कहते हैं, जिसका अर्थ होता है कि जिसके पास में एक दांत हो। आपने देखा होगा भगवान गणेश का जो हाथी का दांत जो लगा हुआ होता है, अर्थात एक दंत हम लोग किसको कहते हैं? तो गणेश जी को कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर 2 क्या हो जाएगा? यहाँ पर बिल्कुल राइट हो जाएगा। अच्छा, अगर यही क्वेश्चन आपसे पूछ लेता कि एक दंत में कौन सा समास है, एक दंत में कौन सा समास है? दोस्तों एक दंत में जो समास है आपका हो जाएगा बहुव्रीहि। क्या हो जाएगा? बहुव्रीहि समास हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? क्योंकि जब भी आपको पता है कि शब्दों को उच्चारण करने पर कोई तीसरा अर्थ आ जाता है। जैसे अगर मैं कहूँ त्रिनेत्र, तो दुनिया में इस धरती पर एक्के गो आदमी है, भगवान शंकर, जिनका 3 आँख है। तो आप कहोगे कि ऐसा 3 आँख वाला महादेव है, तो ऐसा उच्चारण आ गया ना, तो उसमें कौन सा समास होगा? तो उसमें बहुव्रीहि समास होगा। फिर अगर मैं कहूँ कि दशानन, अच्छा 10 सर वाला, अर्थात रावण की बात कर रहे हो, तो जब भी रावण ऐसा तीसरा अर्थ आ जाए तो आप समझ लीजिएगा उसमें कौन सा समास होगा? बहुव्रीहि समास होगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न। अगला प्रश्न आपके सामने में है, अगला प्रश्न है, आत्मविश्वास में समास है। आत्मविश्वास में समास है। तो आत्मविश्वास में कौन सा समास है? आत्मविश्वास का अर्थ क्या होता है? कि जिस पर हो विश्वास, यही ना होगा। आत्मविश्वास का मतलब क्या? मतलब खुद पे है विश्वास, तो वही ना है आत्मविश्वास। तो स्वयं पर विश्वास करना क्या होता है? आत्मविश्वास होता है। तो जब भी ऐसा अर्थ निकले तो तत्पुरुष समास होता है। तो ऑप्शन नंबर 3 क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। तत्पुरुष समास इसका क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। अच्छा, जब कहेगा कि घुड़सवार, घुड़सवार में कहेगा कि कौन सा समास है? तो दोस्तों घुड़सवार जब भी बोलेगा आपका दिमाग में ऑटोमेटिक आएगा कि घोड़े पर सवार, तो कौन समास हो जाएगा? तत्पुरुष समास हो जाएगा। कहेगा ऋण मुक्त, ऋण मुक्त देखिए दोस्तों, ऋण मुक्त, ऋण मतलब होता है कर्जा, तो ऋण मुक्त में पूछे कौन सा समास है? तो इसमें भी तत्पुरुष समास है। फिर कहेगा राजमाता में कौन समास है? तो इसमें भी तत्पुरुष समास है। तो आपको ये सब याद रखना होगा। और दोस्तों रोज क्लास का पीडीएफ आपका इतिहास की दुनिया 99 टेलीग्राम चैनल पर अपलोड हो जाता है, आप वहां से वीडियो का पीडीएफ ले सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न। अगला प्रश्न आपके सामने में है, यहाँ पर देखिए गद्यांश दिया हुआ है। तो जब भी इतना बड़ा लंबा चौड़ा आपको दिखे, आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ लास्ट में आपको पढ़ना है। लास्ट में आप एक लाइन पढ़िए, यही मानवता का प्रमुख धर्म है, सुख दुख कौन समास है? दोस्तों सुख दुख में कौन समास है? तो सुख दुख में जो हो जाएगा आपका द्वंद्व समास हो जाएगा। क्या हो जाएगा? द्वंद्व समास होगा। क्यों होगा
द्वंद्व समास, हमको पता है कि द्वंद्व समास में अधिकांश शब्द विपरीत होता है। क्या होता है? विपरीत होता है, यानी उल्टा होता है। तो सुख का उल्टा क्या? दुख होगा। तो यही तो उल्टा है, माता पिता, ऊपर नीचे, दाएं बाएं, ये सब में क्या हो जाएगा? तो इसमें कौन समास हो जाएगा? द्वंद्व समास होगा। और द्वंद्व समास का पहचान का नियम है, हाँ, माता पिता, हाँ, ये सब द्वंद्व समास का उदाहरण हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 2 क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट। अगला प्रश्न आपके सामने में है, दौड़कर जाओ और बाजार से कुछ ले आओ। दौड़कर जाओ और बाजार से कुछ ले आओ, इस वाक्य में कुछ है। अच्छा, बाजार से कुछ ले आओ, क्या ले आओ? लड्डू ले आओ। यहाँ पे कुछ पता नहीं चल रहा है, अनिश्चितता का बोध हो रहा है, तो अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। तो ऑप्शन नंबर 3 क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। यहाँ पे कुछ पता नहीं चल रहा है कि क्या लेकर के आना है, तो ऑप्शन नंबर 3 क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। अच्छा, संबंधवाचक सर्वनाम में दोस्तों पहचानने का बड़ा नियम है। जैसे पूछेगा जिसकी लाठी, तो ऑटोमेटिक बोलिएगा कि उसकी भैंस, मतलब संबंध बता रहा है, जैसी करनी वैसी भरनी, इसमें क्या है? संबंधवाचक सर्वनाम है। निजवाचक में पर्सनल होगा, निश्चयवाचक में कोई घटना निश्चित होगा, अनिश्चय में कोई घटना फिक्स नहीं होगा। तो ये सब सर्वनाम का भेद है, आपको याद रखना होगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट। अगला प्रश्न आपके सामने में है कि प्रोसिक्यूट के लिए सही हिंदी परिभाषिक शब्द है। इसके लिए जो सही हिंदी शब्द है वो क्या हो जाएगा? अभियोग चलाना हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 3 क्या हो जाएगा? राइट होगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट। अगला प्रश्न आपके सामने में है, भोजनालय किस संधि का उदाहरण है? दोस्तों भोजनालय पूछ रहा है कि किस संधि का उदाहरण है। तो भोजनालय जो आपका हो जाएगा, तो भोजनालय में आपका कौन सा संधि हो जाएगा? तो यहाँ राइट हो जाएगा दीर्घ संधि। क्या हो जाएगा? दीर्घ संधि। अच्छा, दीर्घ संधि अब कैसे पहचाना जाता है? जिसमें स्वर और स्वर का मेल होता है। क्या होता है? स्वर प्लस स्वर का मेल होता है। स्वर कितना है? अ आ हर्षई दुर्घई से लेकर के ए औ तक, तो टोटल 11 है ना? तो जैसे देखिए, भोजनालय, विद्यालय, इस सब में कौन सा संधि हो जाएगा? स्वर्ग संधि हो जाएगा, दीर्घ स्वर संधि हो जाएगा। आपको ये सब याद रखना होगा। और उसी प्रकार रहेगा सावधान। सावधान में भी पूछेगा, देखिए सावधान, तो सावधान का संधि विच्छेद कीजिएगा तो स्व जोड़ अवधान, यही नहीं कीजिएगा। तो स्व में देखिए अ छुपल है, और इधर अवधान में अ लगल है, मतलब स्वर और स्वर दोनों साइड है, तो इसका मतलब कौन संधि है? स्वर संधि है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट। अगला है, घर बसाना मुहावरे का सही अर्थ होगा। ये तो आप बचपन गांव समाज में बहुत देखते हैं कि बड़ बुजुर्ग लोग बोला जाता है, बोलते हैं कि आप तो घर बसा लो, मतलब शादी विवाह कर लो। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? 4 यहाँ पर राइट होगा। विवाह करना, घर बसाना का अर्थ क्या होता है? विवाह करना। नेक्स्ट अगला प्रश्न आपके सामने में है। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा वाक्य अशुद्ध है? अब आपको गलती छांटना है। देखिए, पुस्तक के बिना कैसे पढ़ोगे, ये भी सही बात है। आगे एक गहरी झील मिलेगी, वह पक्का ईश्वर का पुजारी है, वह पक्का ईश्वर का पुजारी है, यहाँ पर गलती दिया हुआ है। बाद में कि ये सब वाक्य है शुद्ध है, तो ऑप्शन नंबर 3 क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट। उसका कुत्ता अत्यंत आज्ञाकारी है, रेखांकित शब्द में कौन सा पदबंध है? तो यहाँ देखिए दोस्तों, अत्यंत आज्ञाकारी जो होता है, इस कुत्ता का क्या बता रहा है? विशेषता बता रहा है। क्या बता रहा है? विशेषता बता रहा है। जब भी कोई चीज़ का विशेषता बताए, सुख दुख गुस्सा भय प्रेम लज्जा, ये सब क्या है? उसका विशेष, किसी भी चीज़ का विशेषता है, गुण है। तो ऐसे और उसमें क्या होता है? विशेषण होता है। क्या होता है? विशेषण होता है। तो खोज लीजिए आपका ऑप्शन में कहाँ दिख रहा है। तो ऑप्शन 1 में दिख रहा है विशेषण पदबंध, तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट। अगला प्रश्न है, वह पैदल नहीं चल सकता, वाक्य में कौन सा वाच्य है? वह पैदल नहीं चल सकता, वाक्य में कौन सा वाच्य है? तो यहाँ पर देखिए, पैदल नहीं चल सकता, यहाँ कार्य के बारे में कोई बता रहा है, तो कर्तृवाच्य है। तो ऑप्शन नंबर 4 क्या हो जाएगा? राइट होगा। चलिए नेक्स्ट है, ईश्वर तुम्हें सफलता प्रदान करे, यह वाक्य है। ईश्वर तुम्हें सफलता प्रदान करे, यह वाक्य है। और यहाँ क्या हो जाएगा? यहाँ पे अच्छा थोड़ा लगता है इस क्वेश्चन में किधर चले गया PDF?
हाँ, चलिए यहाँ से चलिए वो क्वेश्चन पूरा नहीं आया था, अब यहाँ से हम लोग स्टार्ट करते हैं। चलिए, रासायनिक अभिक्रिया में आप निम्नलिखित प्रभाव को किस प्रकार निर्देशित करते हैं? तो दोस्तों रासायनिक अभिक्रिया में हम लोग रासायनिक अभिक्रिया में आप निम्नलिखित प्रभाव को किस प्रकार से निर्देशित करते हैं? तो हम इसका राइट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया में क्या होता है दोस्तों, जब ऊष्मा का बाहर निकलता है, जब ऊष्मा बाहर निकलता है तो गैस के फॉर्म में उसको हम लोग क्या कहते हैं, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट, अगला प्रश्न आपके सामने में है कि एलपीजी कौन सा हाइड्रोकार्बन मौजूद होता है? एलपीजी गैस यानी घर के सिलेंडरों में कौन सा हाइड्रोकार्बन मौजूद होता है? तो यहाँ ऑप्शन में हम लोग देखते हैं, इसमें मीथेन होता है, प्रोपेन होता है, ब्यूटेन होता है, आइसोब्यूटेन होता है। तो ये सभी यहाँ पर क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। अच्छा, ब्यूटेन का एलपीजी का पूछेगा कि मुख्य घटक क्या है, तो आपको बताना है मीथेन है। क्या है? मीथेन है। और एलपीजी में दोस्तों, एलपीजी जो हम लोग प्रयोग करते हैं घर के सिलेंडरों में, और उस गैस में क्या होता है, गंध नहीं होता है। उसमें गंध आने के लिए, उसमें गंध हो ताकि दुर्घटना से बचा जा सके, उसमें हम लोग सल्फर का यौगिक मोरकैप्टन मिलाते हैं। क्या मिलाते हैं? सल्फर का यौगिक मोरकैप्टन मिलाते हैं। आपको ये बात याद रखना होगा, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। चलिए बढ़ते नेक्स्ट, अगला प्रश्न आपके सामने में है, द्रव का द्रव में बदलना। यानी द्रव मतलब क्या? पानी हो गया, पानी का पानी में बदलना, यानी कि द्रव का द्रव में बदलना क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा वाष्प। वाष्प बन जाएगा। क्या बन जाएगा? वाष्प बन जाएगा। तो वाष्पीकरण इसका क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 1 क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए बढ़ते नेक्स्ट, अगला प्रश्न आपके सामने में है, निम्नलिखित में कौन कवक के उदाहरण है? कवक एक होता है शैवाल और एक होता है कवक। क्या होता है? कवक होता है। और शैवाल धरती पर उगने वाला पहला पौधा है, पहला पौधा है। कवक के अध्ययन को हम लोग, शैवाल के अध्ययन को हम लोग क्या कहते हैं? शैवाल के अध्ययन को हम लोग कहते हैं माइकोलॉजी, फाइकोलॉजी। और कवक के अध्ययन को क्या कहते हैं? माइकोलॉजी। और यहाँ देखिए उदाहरण में दिया हुआ है, तो क्या दिया हुआ है? यीस्ट। यीस्ट हम लोग किसको कहते हैं? खमीर को। किसको कहते हैं? खमीर को कहते हैं। खमीर या यीस्ट बोलिए, एक बात एक के हुआ, पुकिनिया, टोडस्टूल, ये सब, हाँ तो ये सब हो जाएगा। ये सब जो है कवक के उदाहरण है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट, अगला प्रश्न आपके सामने में है, स्यूडो स्टेटिफाइड एपिथीलियम पाया जाता है। तो ये कहाँ पाया जाता है? तो ये दोस्तों पाया जाता है हमारा श्वास नली और ब्रैकियोल्स में पाया जाता है। तो यहाँ ऑप्शन नंबर 3 क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। इसी को हम लोग क्या कहते हैं? ट्रेकिया। ट्रेकिया जो कीड़ा मकोड़ा में दोस्तों जो सांस लेने का श्वसन स्थल होता है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं? ट्रेकिया कहते हैं। क्या कहते हैं? ट्रेकिया कहते हैं। आपको ये बात याद रखना होगा। और एसोफेंक्स जिसको हम लोग घेंघा रोग कहते हैं, इसकी कमी से कौन सा रोग हो जाता है? इसकी कमी से हमको ग्वाइटर हो जाता है। क्या होता है? ग्वाइटर हो जाता है। ग्वाइटर को ही हम लोग क्या कहते हैं? गलगंठ भी कहते हैं। क्या कहते हैं? गलगंठ भी कहते हैं। फिलहाल इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या था? तो ऑप्शन नंबर 3 क्या था? राइट था। चलिए बढ़ते नेक्स्ट, अगला प्रश्न आपके सामने में है, जल प्रदूषण का सामान्य संकेतक जीव है। अच्छा, जल प्रदूषण का समान संकेतक जीव कौन है? यहाँ ऑप्शन में देखिए, तो जल प्रदूषण का जो संकेत देता है वह जीव कौन सा है? वो है एसिडिकिया कोलाई। तो ऑप्शन नंबर 4 क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट अगला प्रश्न आपके सामने में है, सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि है। तो सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन है? पीनियल ग्रंथि होता है। कौन ग्रंथि होता है? पीनियल ग्रंथि होता है। दोस्तों ये पीनियल ग्रंथि पूछेगा कहाँ होता है, आपको इतना ब्रेन में होता है। कहाँ होता है? ब्रेन में होता है। और उस पीनियल ग्रंथि को हम लोग कहते हैं शरीर का जैविक घड़ी। क्या कहते हैं? शरीर का जैविक घड़ी कहते हैं। और पिट्यूटरी ग्रंथि को हम लोग कहते हैं मास्टर ग्रंथि। क्या कहते हैं? मास्टर ग्रंथि। या इसी को हम लोग कहते हैं पीयूष ग्रंथि। इसका जो आकार होता है मटर के दाने जैसा होता है। और एक और यहाँ पे लिखा है थायराइड। दोस्तों थायराइड से भी मैं आपको बता देता हूँ, थायराइड से एक हार्मोन, थायराइड ग्रंथि जो है हमारे गले के पास में होता है। कहाँ होता है? गले के पास में होता है। और यहाँ से एक हार्मोन निकलता है जिसको थायरोक्सिन हार्मोन कहते हैं। क्या कहते हैं? थायरोक्सिन हार्मोन कहते हैं। और इसी के कमी से दोस्तों क्या होता है? गलगंठ होता है। गलगंठ होता है। इसी को आप क्या कहते हो? घेंघा कहते हो। या इसी को आप क्या कहते हो? घेंघा रोग कहते हो, ग्वाइटर कहते हो। तो ये किसके कमी से होता है? आयोडीन के कमी से होता है। तो मैंने पूरा डिस्कशन बता दिया, लेकिन इस क्वेश्चन का सबसे छोटी ग्रंथि ना पूछ रहा है, तो पीनियल ग्रंथि बताना है। यह मस्तिष्क का भाग है, आपको ये बात याद रखना है।
चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट। अगला प्रश्न आपके सामने में है कि फल निम्नलिखित में से किस पुष्प के भाग से बनता है। फल जो है दोस्तों पुष्प के अंडाशय से बनता है। तो देखिए आपका ऑप्शन को आप खोजिए, तो ऑप्शन हमारा कहाँ दिख रहा है, कहाँ हो जाएगा, तो हाँ अंडाशय ऑप्शन नंबर 3 में ओवरी हमको दिख रहा है। तो ऑप्शन नंबर 3 क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। अच्छा, वर्तिकाग्र क्या होता है, जिस पर पुष्प विराजमान रहता है उसको वर्तिकाग्र कहते हैं। इसी पे ऊपर में रहता है पुंकेसर, इसी के बगल में रहता है स्त्री केसर। तो ये सब आपको तो पता ही होगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट। अगला प्रश्न आपके सामने में है, चाल समान ग्राफ के ढाल से प्राप्त किया जाता है। क्या प्राप्त किया जाता है दोस्तों, त्वरण प्राप्त किया जाता है। क्या प्राप्त किया जाता है, त्वरण प्राप्त किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर 4 क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। अच्छा, त्वरण क्या होता है दोस्तों, वेग में वृद्धि। आपको याद रखना है, वेग में वृद्धि त्वरण कहलाता है। क्या कहलाता है, वेग में वृद्धि त्वरण कहलाता है। वही वेग में अगर कमी हो जाए, नेगेटिव हो जाए, कमी हो जाए, उसको हम लोग क्या कहते हैं, मंदन कहते हैं। क्या कहते हैं, मंदन कहते हैं। त्वरण को इंग्लिश में एक्सेलरेशन कहते हैं, और मंदन को इंग्लिश में रिटार्डेशन कहते हैं। आपको ये बात आपको याद रखना होगा। और विस्थापन क्या है दोस्तों, न्यूनतम दूरी को ही हम लोग क्या कहते हैं, विस्थापन कहते हैं। क्या कहते हैं, न्यूनतम दूरी को हम लोग क्या कहते हैं, विस्थापन कहते हैं। फिलहाल इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल राइट था, त्वरण होगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट। अगला प्रश्न आपके सामने में है, अगला प्रश्न है, जब कोई वस्तु मुक्त रूप से पृथ्वी पर गिरती है तो उसकी कुल ऊर्जा, आप खुद ही सोच करके देखिए कि कोई भी सामान को आप ऊपर से गिराइए, ठीक है, तो उसका कुल ऊर्जा क्या हो जाएगा, अपरिवर्तित घट जाएगा, मतलब अपरिवर्तित रहेगा, ना बढ़ेगा और ना ही घटेगा। तो यहाँ आप देख लीजिए, अरे यहाँ पर फिर यहाँ पर ऑप्शन लगाने में थोड़ा मिस हो गया है। तो आपको ये याद रखना है कि अपरिवर्तित रहेगा। क्या रहेगा, अपरिवर्तित रहेगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट। अगला है, यहाँ से क्वेश्चन लग गया है, क्योटो सम्मेलन का मुख्य मुद्दा क्या था। क्योटो सम्मेलन का मुख्य मुद्दा था कि पर्यावरण को बचाना। क्या था, पर्यावरण को बचाना, यानी ग्लोबल वार्मिंग से रक्षा। तो ऑप्शन नंबर 1 क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। तो इसका मुख्य उद्देश्य क्या था, पर्यावरण से बचाने का ही मेन कारण था, जिसके लिए क्योटो सम्मेलन किया गया था। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट। अगला है, कुडुनकुलम नाभिकीय ऊर्जा केंद्र भारत के किस राज्य में स्थित है। अच्छा, भारत में कुडुनकुलम नाभिकीय ऊर्जा केंद्र भारत के किस राज्य में स्थित है। दोस्तों कुडुनकुलम जो है ये कहाँ पड़ता है, तमिलनाडु में। कहाँ पड़ता है, तमिलनाडु में। अच्छा, कुडुनकुलम कल्पक्कम, कल्पक्कम भी आपको याद रखना है। कुडुनकुलम देखिए क्वेश्चन में पूछा गया है, लेकिन इस बार लगता है कि कल्पक्कम पूछेगा। क्या पूछेगा, कल्पक्कम। कुडुनकुलम कल्पक्कम, ये दोनों कहाँ है, तमिलनाडु में है। ये दोनों क्या है, नाभिकीय ऊर्जा केंद्र है। अच्छा, एशिया का सबसे प्राचीन ऊर्जा केंद्र पूछे तो आपको बताना है, क्या बताना है, तारापुर। क्या बताना है, तारापुर। ये तारापुर कहाँ पड़ता है भैया, महाराष्ट्र में पड़ता है। कहाँ पड़ता है, महाराष्ट्र में पड़ता है। और भी आपको याद रखना है, अगर पूछेगा कि कर्नाटक में कौन सा नाभिकीय ऊर्जा केंद्र है, क से कर्नाटक, क से केंगा। कर्नाटक में कौन सा है, केंगा है। मैं सारा ऊर्जा केंद्र मैं आपको 1 मिनट में याद करा रहा हूँ एकदम ठीक से, क से कर्नाटक, क से केंगा। और उसी प्रकार पूछेगा कि उत्तर प्रदेश में कौन सा है, उत्तर प्रदेश दोस्तों नरोरा, नरोरा, नरोरा नाभिकीय ऊर्जा केंद्र पूछेगा कहाँ है, उत्तर प्रदेश में है। आपको ये बात याद रखना है। और कुडुनकुलम कल्पक्कम तो आपको याद है ये है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट। अगला प्रश्न आपके सामने में है कि किसी परिपथ का वह गुण जो विद्युत ऊर्जा को ऊष्मा में बदल देता है उसको क्या कहा जाता है। दोस्तों उसको प्रतिरोध कहा जाता है। क्या कहा जाता है, प्रतिरोध कहा जाता है। प्रतिरोध को हम लोग R से सूचित करते हैं। और प्रतिरोध जो होता है इसका काम होता है कि धारा का विरोध करना, धारा का विरोध करना ही काम किसका होता है, प्रतिरोध का होता है। और प्रतिरोध का अगर ऐसा ही मात्रक पूछे तो आपको बताना है कि ओम होता है। क्या होता है, ओम होता है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट। अगला प्रश्न आपके सामने में है कि विद्युत परिपथ में प्रवाहित धारा का मान मापने में प्रयुक्त यंत्र है। तो विद्युत धारा को हम लोग मापने के लिए तराजू बटखारा से थोड़ी नापते हैं। किससे मापते हैं, हम लोग उसको मापते हैं अमीटर से। किससे मापते हैं, अमीटर नामक युक्ति से हम लोग विद्युत धारा को मापते हैं। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट। यहाँ देखिए कहाँ है अमीटर, हाँ यहाँ ऑप्शन 3 में है। तो ऑप्शन 3 क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए बढ़ते, अच्छा वोल्ट मीटर, वोल्ट मीटर से क्या मापा जाता है, तो वोल्ट मीटर से विभवांतर मापा जाता है। क्या मापा जाता है,
विभवांतर मापा जाता है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट, अगला प्रश्न आपके सामने में है, किस रंग का विचलन न्यूनतम होता है? तो सबसे न्यूनतम मतलब कम, तो सबसे कम विचलन पूछा है कि किस रंग का होता है, तो सबसे कम विचलन जो हो जाएगा वो लाल रंग का होगा। किसका होगा? लाल रंग का होगा। और तरंगदैर्घ्य पूछेगा किस रंग का सबसे अधिक होता है, तो आपको क्या बताना है? लाल बताना है। क्या बताना? लाल। और सबसे कम तरंगदैर्घ्य पूछेगा किसका होता है, तो आपको बैगनी बताना है। क्या बताना है? बैगनी बताना है। इतना क्वेश्चन मैंने आपको निकाल के बता दिया, आप लोग इसको देख लीजिएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट, अगला है, अगला प्रश्न आपके सामने में है, द्वितीय विश्व युद्ध में पहला एटम बम कहाँ गिराया था? दोस्तों द्वितीय विश्व युद्ध हुआ था 1939 से 1945 तक चला था। 1939 से 1945 तक। पूछेगा टोटल कितना देश कितना साल हो गया, तो 6 वर्ष तक चला था। कितना वर्ष तक चला था? 6 वर्ष तक चला था। अब पूछेगा कि द्वितीय विश्व युद्ध में कितना देश भाग लिया था, तो ये देख लीजिए 9 में 3 घटा 6, और इधर 5 में 4 घटा 1, तो देख लीजिए, जब आपको याद न रहे तो आप घटा करके देख लीजिएगा, ये ट्रिक है। तो 61 देश भाग लिया। कितना देश भाग लिया? तो 61 देश भाग लिया था द्वितीय विश्व युद्ध में। पहला विश्व युद्ध में कितना भाग लिया था? 37 देश भाग लिया था। कितना लिया था? 37 देश भाग लिया था। फटाफट आप लोग कमेंट में छाप दीजिए कि प्रथम विश्व युद्ध कब हुआ था, आप उसका डेट को लिख दीजिए। चलिए, और यहाँ क्या क्वेश्चन पूछ रहा है कि द्वितीय विश्व युद्ध में पहला एटम बम कहाँ गिराया था? तो पहला एटम बम जो था अमेरिका द्वारा जापान के हिरोशिमा में गिराया गया था। खोजिए ऑप्शन कहाँ दिख रहा है, तो ऑप्शन 1 में हमको दिख रहा है हिरोशिमा। और हिरोशिमा पर कब गिराया गया था, तो ये 6 अगस्त 1942। कब गिराया गया था? 6 अगस्त 1942 को गिराया गया था। जस्ट इसके 3 दिन बाद 9 अगस्त 1942 को नागासाकी पर एक और बम, परमाणु बम गिराया गया था, जिसके बाद में जापान की अर्थव्यवस्था काफ़ी डूब गई थी। चलिए बढ़ते नेक्स्ट, अगला प्रश्न आपके सामने में है, बीज उर्वरक मशीनरी इत्यादि जैसे महत्वपूर्ण इनपुट एक प्रणाली बनाते हैं, जिसे क्या कहा जाता है? तो बीज उज कर रखने के लिए जो प्रणाली बनाते हैं उसको फॉर्म प्रणाली कहते हैं। क्या कहते हैं? फॉर्म प्रणाली कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर 3 क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। चलिए बढ़ते नेक्स्ट, अगला है, निम्नलिखित में कौन सा वृक्षारोपण कृषि का उदाहरण है? तो वृक्षारोपण कृषि का उदाहरण कौन है? चाय हो जाएगा। क्या हो जाएगा? चाय हो जाएगा। खोजिए ऑप्शन कहाँ दिख रहा है, तो ऑप्शन 3 में हमको दिख रहा है, यहाँ चाय है, तो चाय बिल्कुल राइट हो जाएगा। अच्छा, चाय में पूछेगा कि कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो चाय में टेनिन पाया जाता है। क्या पाया जाता है? टेनिन पाया जाता है। अगर कॉफ़ी में पूछेगा कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो कॉफ़ी में कैफीन पाया जाता है। ये सब क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है। अच्छा, जूट को हम लोग कहते हैं पटसन, देहाती भाषा में इसी को कहते हैं पटुआ। और जूट को यानी पटसन को हम लोग इंग्लिश में गोल्डन फाइबर, और हिंदी में हम लोग इसी को क्या कहते हैं? सुनहरा रेशा। यानी कि सन जो आप देखते हैं कौन कलर का होता है? सुनहरा ना होता है, तो सुनहरा रेशा यानी गोल्डन फाइबर पूछेगा किसको कहा जाता है, आपको बताना है पटसन को कहा जाता है। सबसे अधिक पटसन का उत्पादन पूछे कहाँ होता है, तो आपको कलकत्ता बताना है। विश्व में पूछे कहाँ होता है, तो बांग्लादेश बताना है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट, अगला प्रश्न आपके सामने में है, हिंद स्वराज नामक पुस्तक किसने लिखी थी? तो हिंद स्वराज नामक पुस्तक को लिखने वाला व्यक्ति कौन था? महात्मा गांधी था। कौन था? महात्मा गांधी। कहाँ ऑप्शन दिख रहा है? ऑप्शन नंबर 4 में। और हिंद महात्मा गांधी का एक और किताब का नाम लिख लीजिए। इस बार हिंद स्वराज पूछा है, तो इसका और किताब का नाम माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ। क्या नाम है? माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ। इसी को हम लोग हिंदी में कहते हैं मेरे सत्य के साथ प्रयोग। ये दोनों पुस्तक किसका है? महात्मा गांधी का है। और महात्मा गांधी का 4 पत्रिका आपको एकदम दिमाग पे होना चाहिए, यंग इंडिया, नवजीवन, हरिजन, इंडियन ओपिनियन। ये चारों पत्रिका किसका है? महात्मा गांधी का है। और जवाहरलाल नेहरू का किताब का नाम आप याद रख लीजिए, डिस्कवरी ऑफ इंडिया। क्या याद रख लीजिएगा? डिस्कवरी ऑफ इंडिया। ये जेल में रह करके लिखा था, आपको ये सब याद रखना होगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट, अगला प्रश्न आपके सामने में है, जेम्स वाट ने किस यंत्र का प्रयोग किया था? तो जेम्स वाट ने दोस्तों भाप इंजन का खोज किया था। किसका किया था? भाप इंजन का। तो ऑप्शन कहाँ दिख रहा है? वाष्प दिख रहा है। हाँ, ऑप्शन 2 में हमारा बिल्कुल राइट हो जाएगा। वाष्प इंजन का प्रयोग कौन किया था? जेम्स वाट ने किया था। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट, अगला प्रश्न आपके सामने में है, 2011 के जनगणना के अनुसार भारत की कितनी प्रतिशत आबादी द्वितीयक कार्यों में लगा हुआ है? 0.243% जो है द्वितीयक कार्य मतलब होता है कि फैक्ट्री में लोग कितना आदमी काम कर रहा है उद्योग में, तो 0.243% लोग काम कर रहा है। सबसे अधिक पूछेगा किस क्षेत्र में काम कर रहा है, तो प्राथमिक क्षेत्र में कर रहा है। लेकिन प्राथमिक क्षेत्र में पैसा नहीं है, कृषि अगर होता तो अंबानी भी खेती करता, कोई जरूरी न है बिजनेस करने का। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट, अगला प्रश्न आपके सामने में है, मानचित्र की दूरी को मापने
में क्या कहा जाता है? तो मानचित्र की दूरी को मापते समय हम लोग उसको क्या कहते हैं? अंश कहते हैं। क्या कहते हैं? अंश कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट। अगला प्रश्न आपके सामने में है, निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य है? भारत में फलों का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक है, गलत बात है। यहीं पे गलती हमको मिल गया, तो आगे बढ़ने की ज़रूरत ही नहीं है। भारत विश्व में सब्जियों का सबसे बड़ा उत्पादक है। हाँ, नहीं, ये सही है। भारत विश्व में सब्जियों का सबसे बड़ा उत्पादक नहीं, सब्जी में नहीं है, तो यहाँ गलती दिया है। तो ऑप्शन नंबर 2 क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट। अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न यहाँ पर देख लीजिए है, बालघाट खानों में निम्नलिखित में से किस खनिज का खनन किया जाता है? बालाघाट दोस्तों कहाँ पड़ता है? मध्य प्रदेश में पड़ता है। यहाँ मैग्नीज होता है। क्या होता है? मैग्नीज होता है। अच्छा, इसी प्रकार मैं अगर आपसे पूछूं कि बाबा बुदन की पहाड़ी किसके लिए जाना जाता है? तो बाबा बुदन की पहाड़ी लोहा के लिए जाना जाता है। फिर अगर पूछेगा कद्रे मुख की पहाड़ी का संबंध किससे है? तो आपको बताना है लौह उत्पादन से है। फिर अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि चलिए दोस्तों, ये रहा आज का क्वेश्चन। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है, हेल्पफुल लगता है, तब आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, जितना हो सके अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए। हाँ, रोज़ क्लास का पीडीएफ आपका टेलीग्राम चैनल इतिहास की दुनिया 99 पर अपलोड हो जाता है, वहाँ से जाकर के आप वीडियो का पीडीएफ ले सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।